हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश ट्यूटर पे। जल्दी से शुरू करेंगे आज के एडिटोरियल क्लास को सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। आई थिंक ये सेकंड वाला है, रिसर्च फर्स्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए थीसिस की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाने पे अब उनको डॉक्टरेट करने के लिए एक थीसिस को पब्लिश शायद जो अब ना करना पड़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। आज का क्विज आपको दिखाएंगे जल्दी से। 7 और 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को पढ़ते हुए ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है आपको अलोंग विद द ट्रांसलेशन। पूरे क्विज का सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी रिसर्च फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट का मतलब है पहले या पहला। रिसर्च का मतलब होता है शोध। रिसर्च तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ के अंदर घुस के एनालिसिस करना, उसमें शोध करना। तो कह रहा है जी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करना। पीएचडी का पूरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप कोई ऐसी रिसर्च करें जिससे मानव जाति का कुछ भला हो। तो इस ऑब्जेक्टिव को पीएचडी स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब डिटेल में देखेंगे ये सारी बात आई कहाँ से है। कह रहा है जी द कंपल्शन टू पब्लिश हैज़ लेड टू पुअरर क्वालिटी ऑफ रिसर्च। कह रहे जो कंपल्शन है, कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, अर्जेंसी, ऑब्लिगेशन, किसी काम को करने की बाध्यता। हमारे देश में पीएचडी स्टूडेंट्स को जो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने की जो बाध्यता है, जो कंपल्शन है, कह रहा है ये बाध्यता जो है पब्लिश करवाने की, ये लीड टू कर गई है, हमें ले जा चुकी है। और कहाँ तक ये ले जा चुकी है? और बद से बदतर यानी पूरर क्वालिटी की तरफ, गुणवत्ता की तरफ, जो है रिसर्च यानी कि शोध की। क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर ज़रूर से छापना है पीएचडी डिग्री लेने के लिए, तो ये ऐसे गंदे गंदे रिसर्च पेपर छापते हैं इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके, लोगों को पैसा दे के रिसर्च लिखवा के, कि हमारे देश में रिसर्च की क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है। अगर इस कंपल्शन को निकाल दिया जाए तो फिर अच्छी रिसर्च ही होंगी, मुट्ठी भर होंगी, लेकिन कुछ काम की रिसर्च होंगी देश के अंदर। बात आ गई ना समझ में? चलो, आपके घर में भी किसी ने पीएचडी की होगी, किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी फ्रेंड ने, ज़रूर ही उन्होंने अपनी पीएचडी की जो थीसिस है पैसे देके किसी से लिखवाई होगी। और इंडिया में बड़ी आम बात है, जिस वजह से हमारी पीएचडी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। सब्जेक्ट है आपका कंपल्शन, वर्ब है इसकी हैज़ लेड। लेड टू का मतलब होता है कहीं पे ले जाना। पूरर का मतलब होता है पहले से ख़राब यानी बद से बदतर। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है, रिसर्च नाम का वर्ड यहाँ भी आया है और रिसर्च नाम का वर्ड यहाँ भी आया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं रिसर्च वर्ड से कौन सा ग्रामर रूल जुड़ा हुआ है? चलिए, ये सारे वो नाउन्स हैं जो देखने में लगते हैं काउंटेबल लेकिन एक्चुअली होते हैं अनकाउंटेबल, और उन्हीं में से एक नाउन है रिसर्च। रिसर्च, लेजिस्लेशन, आर्टिलरी, इक्विपमेंट, मशीनरी, ब्रेड, पेपर, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और एडवाइस। इन सभी नाउन्स को कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। देखने में लग रहा है आपको इक्विपमेंट्स लिखाऊंगा, काउंट कर दूंगा, 5 मशीनरी, 10 ब्रेड्स, 2 फर्नीचर, 3 कानून, 10 रिसर्च, है ना? ये काउंट नहीं किए जा सकते, ये मटेरियल नाउन्स हैं। अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है इन नाउन्स को, और मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ इन पे कैसे बनेंगे प्रैक्टिकल टर्म्स में। सेवरल रिसर्चेस हैव पॉइंटेड आउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग। बहुत सारी सेवरल रिसर्चेज ने, शोधों ने ऐसा पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है, और किसको? पॉजिटिव इफेक्ट्स की तरफ, फास्टिंग के यानी कि व्रत रखने के। देखो, सेंटेंस हिंदी में सही है, रिसर्चों ने ऐसा, शोधों ने ऐसा पॉइंट आउट किया है, लेकिन इंग्लिश में गलत है। रिसर्च नाम का नाउन एक मास नाउन है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल होगा नहीं। तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो आप यहाँ से ES को निकालेंगे, इसको सिंगुलर बनाएंगे। दूसरा काम, अब यहाँ पे सेवरल नाम के एडजेक्टिव को जस्टिफाई करना है। सेवरल हमेशा प्लूरल जो है नाउन्स के साथ में आता है या प्रोनाउंस के साथ में आता है। तो यहाँ पे सेवरल को जस्टिफाई करने के लिए मैं ऐड कर दूंगा पीसीज ऑफ रिसर्च। समझ में आ गई बात? पहला काम क्या किया? रिसर्च को सिंगुलर बनाया क्योंकि इसका प्लूरल होता ही नहीं। दूसरा, सेवरल को प्लूरल नाउन देने के लिए बीच में पीसीज ऑफ लगा दिया। अब सेंटेंस सही है। सेवरल पीसीज ऑफ रिसर्च हैव पॉइंटेड आउट द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ फास्टिंग। वैसे ही, आई ऑलवेज कीप अ फ्यू ब्लैंक पेपर्स विद माई सेल्फ। मैं हमेशा रखता हूँ कुछ खाली पेपर्स मेरे साथ। अब सब लोग इस सेंटेंस को सही करके दिखाएंगे। आई ऑलवेज कीप अ फ्यू ब्लैंक पेपर्स विद माई सेल्फ। मैं हमेशा रखता हूँ कुछ ब्लैंक पेपर्स मेरे साथ। सही करके इसको कमेंट सेक्शन में डालो, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके। एक बार खुद से बनाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा।
पहले तो सिंगुलर बनाना है और फिर अ फ्यू को जस्टिफाई करना है। अब ये सेकंड वाला सेंटेंस देखो, ये थोड़ा अलग है। यू शुड नॉट हीड एवरी एडवाइस यू आर गिवन। आपको नहीं हीड करना चाहिए हर एक उस एडवाइस को, सलाह को जो आपको दी जाती है। यहाँ पे एडवाइस सिंगुलर है, लेकिन आपने एवरी नाम के एक एडजेक्टिव को यूज़ किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये हर एक की बात करता है। अरे जब एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते हो तो वो एक भी नहीं हो सकती और अनेक भी नहीं हो सकती। बात आ रही है समझ में? एवरी का यूज़ करना भी यहाँ पे गलत होगा। एडवाइसेस तो नहीं लिखा हुआ है, वो तो सही है, लेकिन एडवाइस को एक भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो एवरी को भी जस्टिफाई करवाना पड़ेगा और आप लिखेंगे एवरी पीस ऑफ एडवाइस, एवरी पीस ऑफ एडवाइस। चलो थर्ड वाला सभी लोग बना के खुद से कमेंट्स में डालो, मैं सही करके वहीं चेक करके आपको बताऊंगा जिनका गलत होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी की, और अगर इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो तो अपनी ऐप को डाउनलोड करें। आपकी अपनी ऐप है YD योर इंग्लिश ट्यूटर। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे राइटिंग का, बैंकिंग का और एसएससी का। राइटिंग कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है बिल्कुल बेसिक से 60 से 80 आवर्स के अंदर। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें दोनों इंक्लूडेड है। इस कोड के साथ में 485 में कोर्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली इसके दाम बढ़ेंगे। जो लोग लेना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। सेकंड कोर्स है आपको मिलेगा बैंकिंग का, जिसमें बैंकिंग के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है सही अप्रोच के साथ में। अराउंड 100+ आवर्स का कंटेंट है, 1 साल की वैलिडिटी है, इसका भी फायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। आज वर्ड्स है मीरियड, इंस्ट्रूमेंटल, ऑनस, डाइल्यूट और कंस्ट्रेंट। देखिए मीरियड का मतलब है भांति भांति के प्रकार का, ऑफ वेरियस वेराइटीज़, इसको वेरियस भी बोल सकते हैं। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मीरियड लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड एथनिसिटीज़। इंडिया भूमि है अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग सभ्यताओं और नस्लों की, एथनिसिटीज़ की। तो इस तरीके से वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड है इंस्ट्रूमेंटल। देखिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, और उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिवाइस, किसी काम को करने में जो आपकी मदद करे। जैसे थर्मामीटर का काम है, एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर, आपका टेम्परेचर जो है उसको मेज़र करना। वेइंग मशीन का काम है आपके वेट को मेज़र करना। तो इंस्ट्रूमेंट से ही इंस्ट्रूमेंटल नाम का एडजेक्टिव बनाया है। हर वो चीज़ इंस्ट्रूमेंटल है जो किसी काम में हेल्पफुल या सपोर्टिव हो। थर्मामीटर इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेजरिंग योर टेम्परेचर, है ना, इस तरीके से आप यूज़ करो। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत ही हेल्पफुल रोल था, भूमिका थी भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में। अब इसको कंड्यूसिव, असिस्टिंग या पिविटल भी बोल सकते हैं। कंड्यूसिंग नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। कंड्यूसिव मतलब बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल या सपोर्टिंग। चलो अगला वर्ड है ऑनस। इस वर्ड को ब्रेक करना होता है ऑन प्लस में अस। जो चीज़ ऑन है हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑनस का मतलब है जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी। बर्डन भी इसका सिनोनिम है और एनकम्बरेंस इसका एडवांस्ड सिनोनिम है। द ऑनस ऑफ इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑन द पुलिस। जो ऑनस है, जो जिम्मेदारी है इंश्योर करने की कानून व्यवस्था को, वो पुलिस पे है, हमारी पुलिस पे। चलिए अगला वर्ड है डाइल्यूट। दूध में जब पानी मिलाते हैं तो आप क्या करते हैं, दूध को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया तो अब दूध की उसमें जो सांद्रता है, जो डाइल्यूट करने के बाद किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन होती है, इंग्लिश में, हिंदी में सांद्रता बोलते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो अब उसमें 1.5 लीटर दूध में एक्चुअल में दूध तो 1 ही लीटर है ना, तो आपने उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया डाइल्यूट करके। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव डाइल्यूटेड देयर शेयर होल्डिंग इन द बिजनेस। कंपनी के प्रमोटर्स ने, कंपनी के मालिकों ने डाइल्यूट कर दिया है, कम इंटेंसिव कर दिया है अपनी शेयर होल्डिंग को, अपनी भागीदारी को बिजनेस के अंदर। उन्होंने अपने शेयर बेच दिए हैं, इसलिए उनकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो गई है। तो डाइल्यूट नाम का वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। नाउन फॉर्म होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड होती है इसकी एडजेक्टिव फॉर्म। डाइल्यूट को मिटिगेट, अडल्ट्रेट और एटेंचुएट करना भी बोलते हैं। एटेंचुएट जो है ना, ये वर्ड कभी कभी आप देखोगे डाइल्यूट का एडवांस्ड सिनोनिम है। आखिरी वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, आपकी सीमा, किसी चीज़ में आपकी रेस्ट्रिक्शन, है ना। जैसे आपके पास कंस्ट्रेंट है टाइम की, दिन में 24 घंटे की, कुछ भी कर लो 24 घंटे से ज़्यादा आपको दिन में नहीं मिलेंगे, तो ये कंस्ट्रेंट अपने पास है ना। तो जो भी आपके रास्ते की बाधाएं होती हैं ना, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस को कंस्ट्रेंट।
द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनीज बिजनेस इज लैक ऑफ फाइनेंसेस। सबसे बड़ी बाधा जो कंस्ट्रेंट है किसी कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में वो होती है पैसों की कमी यानी लैक ऑफ फाइनेंसेस। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। सारे वर्ड्स डिटेल में करवा दिए आपको। अब आ जाओ आर्टिकल पे, ये सारे वर्ड्स आज रिपीट होंगे। समरी देते हैं आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपने घर परिवार में देखा होगा कुछ लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट। इसमें क्या होता है, आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपको डॉक्टर कहा जाता है, मेडिकल डॉक्टर नहीं, अपने फील्ड का डॉक्टर, चाहे आप लिटरेचर में करो चाहे साइंस में करो, किसी भी फील्ड में। अब ये पीएचडी जो करते हैं ना इंडिया में ज़्यादातर लोग करते हैं फर्जी, बोगस। कैसे करते हैं, एनरोलमेंट करवाई और घर से ही किए जा रहे हैं पीएचडी, किताबें पढ़ ली और पेपर देने चले गए। अब इनके रास्ते में सबसे बड़ी जो बाधा है पीएचडी करने वालों की वो होती है फाइनल ईयर के अंदर एक थीसिस लिखना। थीसिस का मतलब होता है ओरिजिनल रिसर्च, जो उन्होंने खुद से की हो इस पूरे जो है करिकुलम को पढ़ करके। अब ये खुद से तो पढ़ते नहीं है, तो ये थीसिस के लिए सबकी खून पी जाते हैं अपने घर परिवार वालों का। ये कहते हैं हमें थीसिस ला के दो कहीं से। फिर क्या करेंगे, अल्टीमेटली ये किसी दूसरे कंट्री के किसी 25 साल पुरानी थीसिस को इंटरनेट से कॉपी करेंगे, उसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे और अपनी थीसिस बना के उसको छपवा देंगे और 20-50 हज़ार दे करके अपनी पीएचडी की डिग्री ले आएंगे। इससे इंडिया में ओवरऑल पीएचडीज़ की वैल्यू कम होती जा रही है। और इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया डिसीजन लिया है कि अब थीसिस को छपवाना ज़रूरी नहीं है। इससे क्या होगा, ये जो बिना बात की जो थीसिस छपवाने वाले लोग हैं अब इनको आराम मिल जाएगा। पीएचडी बिना फर्जी काम किए भी कर पाओगे और जो थीसिस करेगा वो पूरे मन से करेगा और ढंग की रिसर्च इंडिया में पब्लिश होगी। बस इसी चीज़ को इस आर्टिकल में बताया गया है वेलकमिंग टोन में। चलिए थोड़ा सा आपको आर्टिकल जो है एडवाइजिंग भी लगेगा, एडवाइस करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे लगेगा आर्टिकल पढ़ने के दौरान। अब शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास में नए हैं, अभी अभी शुरू कर रहे हो अपनी जर्नी को इंग्लिश की, पहले आपको बेसिक्स को पूरा करना है इंग्लिश के। बेसिक्स के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जाओगे चैनल के होम पेज पे, ये प्लेलिस्ट रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। होम पेज खोलो, वाईटी का ऊपर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करो। 40-45 वीडियोस में नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, हर चीज़ बहुत डिटेल में लॉजिक के साथ में कवर्ड है। जब यहाँ से पूरा कर लोगे बेसिक्स, उसके बाद पढ़ने का मजा भी आएगा और कट ऑफ्स भी एग्जाम्स में निकलने लगेंगी। जब शुरू करते हैं आर्टिकल को, पहला सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, इसको अपने को ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है जी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस डिसीजन टू रिमूव the mandatory requirement of getting research papers published in peer-reviewed journals। इतना ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद नया क्लोज आ रहा है। कह रहा है जी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का डिसीजन है, यूजीसी नाम की जो सरकारी संस्था है जिसके आगे द भी लगा हुआ है, इसका जो फैसला है। और कौन सा फैसला, ये फैसला है हटा देने का, रिमूव कर देने का। और किसको, उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को, उस ज़रूरी कंडीशन को। मैंडेटरी मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत, और उस ना काम चलाने वाली ज़रूरत को जिसके बिना काम ना चले। और किस चीज़ की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करवाने की। गेट रिसर्च पेपर्स पब्लिश, गेट की पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, किसी से कोई काम करवाना। तो ये जो रिसर्च पेपर है इनको पब्लिश करवाने की जो रिक्वायरमेंट है, इसको रिमूव करने का जो डिसीजन है। अच्छा, पब्लिश कहाँ करवाना है, पब्लिश करवाना है जी पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, ऐसे साइंस के मैगजीन्स में जिनको जर्नल्स भी बोलते हैं, जो पीयर रिव्यूड हों, जहाँ पे आपके पीयर्स, आप ही के जैसे साइंटिस्ट, आपकी बराबरी वाले आपकी रिसर्च को रिव्यू करें, उसको सही या गलत बताएं। कह रहे ये जो डिसीजन है ना इस तरह की चीज़ को रिमूव कर देने का। और कब ये सारा काम किया जाता है, बिफोर सबमिटिंग अ पीएचडी थीसिस, एक पीएचडी की थीसिस को सबमिट करने से पहले। कह रहे ये डिसीजन इज अ बिड टू स्टेम द अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ मैनी स्कॉलर्स paying substandard predatory journals to publish their papers without sufficient review। कह रहे ये पूरा डिसीजन जो है ये एक बिड है, एक कोशिश है स्टेम करने की, बहाव को रोकने की, इस प्रोसेस को रोकने की। स्टेम मतलब किसी प्रोसेस को रोकना। और प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है खराब प्रैक्टिस की, अनहेल्दी उस प्रथा की जो प्रथा थी कई स्कॉलर्स की पे करने की, पैसा देने की। और किनको, ऐसे साइंस की मैगजीन्स को जो प्रेडेटरी भी हैं और सब स्टैंडर्ड भी हैं, जो बिलो द स्टैंडर्ड हैं, जो ज़रूरत से ख़राब हैं, इन्फीरियर हैं, और जो प्रेडेटरी भी हैं, जो डैमेजिंग हैं, साइंस के लिए डैमेज देने का काम करते हैं, गलत जर्नल्स हैं। और ये क्यों देते हैं पैसा, टू पब्लिश देयर पेपर्स, उनके पेपर्स को पब्लिश करवाने के लिए। और कैसे पब्लिश करवाने के लिए, विदाउट सफिशिएंट रिव्यू, बिना किसी रिव्यू के, बिना पर्याप्त रिव्यू के। कह रहे ये डिसीजन एक बिड है इस सारे काम को करने की। अब आगे क्या कह रहा है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, आगे कह रहा है जी विच हैज़ वीकन द क्वालिटी ऑफ इंडियाज डॉक्टरल एजुकेशन। कह रहा है ये ऐसा ही गंदा काम है ये वाला सारा, जिसमें लोग पैसा देते हैं
और अपना गंदी मंदी किसी मैगजीन में रिसर्च पेपर छपवा देते हैं। कह रहा है ये काम ही ऐसा काम है जिसने वीकन कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है गुणवत्ता को, क्वालिटी को, इंडिया की डॉक्टरल एजुकेशन की। आज इंडिया का जो डॉक्टर होता है किसी भी फील्ड में, उसको इंटरनेशनल मार्केट में कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। आगे बात समझ में। डिसीजन की वर्ब है इज। डिसीजन है रिमूव करने का इस रिक्वायरमेंट को। रिक्वायरमेंट है रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाने की, और पब्लिश करवाया जाना है एक साइंस की जर्नल में जो पीयर रिव्यूड हो, और ये पब्लिश होता है सबमिट करने से पहले एक पीएचडी थीसिस को। कह रहे ये डिसीजन ही इस रिक्वायरमेंट को हटाने वाला है ना। ये अपने आप में कोशिश है हमारी सरकार की कि गलत प्रथा को रोका जाए, अनहेल्दी जो है प्रथा को, इसको रोका जाए, स्टेम किया जाए। और ये वही प्रथा है जिसमें कई सारे विद्वान स्कॉलर्स जो हैं पीएचडी वाले, वो पैसे देते हैं उल्टे सीधे मैगजीन्स को, बदमाश, प्रेडिटरी और सब स्टैंडर्ड जो उल्टी सीधी क्वालिटी के हैं, और इसलिए देते हैं ताकि उनके पेपर पब्लिश हो जाएं बिना किसी रिव्यू के, बिना किसी रिसर्च के। कह रहा है इस प्रैक्टिस ने ही वीकन कर दिया है क्वालिटी को हमारे देश के एजुकेशन, डॉक्टर एजुकेशन सिस्टम की। सेंटेंस लंबा जरूर है लेकिन इसको प्यार से पढ़ा जा सकता है। डिसीजन की वर्ब है इस, विच की वर्ब है हैज़ वीकन्ड। अच्छा, स्टेम का मतलब है किसी चीज़ के बहाव को रोकना, किसी चीज़ को, प्रोसेस को ख़त्म करना, स्टॉप कर देना। सब स्टैंडर्ड का मतलब है बिलो स्टैंडर्ड, इसको इन्फीरियर भी बोलते हैं, जो क्वालिटी में ख़राब हो। प्रेडेटरी का मतलब होता है जो डैमेजिंग हो, जो रेपेशियस हो। रेपेशियस एक एडवांस वर्ड है आपके लिए, डैमेजिंग याद कर लो। प्रेडेटरी जर्नल्स वो जर्नल्स हैं जो बदमाश मैगजीन्स हैं, डिसेप्टिव हैं, फ्रॉडुलेंट हैं, उल्टी सीधे काम करती हैं और साइंस को बदनाम करती हैं। मैंडेटरी हर वो चीज़ है जो ऑब्लिगेटरी है, जो कंपल्सिव है, जो ज़रूरी है, जिसके बिना काम ना चले। आगे कह रहा है जी, स्टडीज़ हैव शॉन दैट। अच्छा, यहीं से कह रहे सीन फ्रॉम दिस एंगल द यूजीसीज मूव इज इंडीड द राइट वन। कह रहे इस एंगल से देखे जाने पे, अगर इस नज़रिए से देखो तो यूजीसी का जो ये हरकत है, जो मूव है, वास्तव में राइट वन है, बिल्कुल सही है। मूव की वर्ब है इस। कह रहे जी स्टडीज हैव शोन दैट अ मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टोरल स्टूडेंट्स पब्लिश इन सच जर्नल्स रादर देन गो थ्रू द मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग द ड्राफ्ट टू रेप्यूटेड जर्नल्स। कह रहे स्टडीज़ ने हमें बताया है, रिसर्च ने हमें बताया है, और क्या बताया रिसर्च ने, कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं, 90% या 90% से भी ज़्यादा जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, वो पब्लिश करते हैं ऐसे ही उल्टे सीधे जर्नल्स में जो प्रेडेटरी और सब स्टैंडर्ड जर्नल्स हैं। और कैसे करते हैं, बजाय गो थ्रू होने के, एक्सपीरियंस करने के, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को जो है सबमिट करने की अपने रिसर्च के ड्राफ्ट को अच्छे जर्नल्स को, रेप्यूटेड जर्नल्स को, ऐसे जर्नल्स जिनसे रेप्यूटेशन मिले, जो वास्तव में प्रतिष्ठित हों। कह रहा है ऐसा रिसर्च ने हमें बताया है। और ये सारा काम वो कैसे करते हैं, अवेटिंग रिव्यू एंड रिवाइजिंग। ये सारा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये होता है अवेट करते हुए आपके रिव्यू को, और बाद में रिवाइज भी आप अपनी रिसर्च को करते हो। तो ये टाइम कंज्यूमिंग जो है ना, नहीं करते हैं हमारे जैसे देश के पीएचडी स्टूडेंट्स। इनको तो 20,000 रुपये में कहीं पे किसी नकली से जर्नल में कुछ गलत चीज़ छपवानी है और पीएचडी की डिग्री ले लेनी है। स्टडीज़ की वर्ब है हैव शॉन, मेजॉरिटी की वर्ब है पब्लिश, रादर देन का मतलब होता है बजाय। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वर्ब सारी देख लेना, अवेट, सीक, कंप्राइज, अपोज, रिक्वेस्ट, डिमांड और इक्वल। इन वर्ब्स की एक सिनोनिम वर्ब आपको मिलेगी, लेकिन जो सिनोनिमस वर्ब है वो अपने बाद में प्रेपोजिशन लेती है। ये लेफ्ट वाली वर्ब्स कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेती। जैसे अवेट के बाद में फॉर नहीं आता, हाँ वेट फॉर बिल्कुल सही है। कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट ऑफ बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे ही रिक्वेस्ट और डिमांड के बाद में फॉर नहीं आता, लेकिन आस्क फॉर इनका वाला मीनिंग देगा, उसके बाद में फॉर बिल्कुल सही है। सीक का मतलब है ढूंढना, इसके बाद में फॉर नहीं आता, लेकिन लुक फॉर का मतलब भी ढूंढना है, इसके बाद में फॉर आएगा। अपोज और ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब है किसी चीज़ को खिलाफ होना, किसी चीज़ का विरोध करना। यहाँ पे टू नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। इक्वल टू का मतलब है बराबर होना वर्ब फॉर्म में, इसके सामने इक्वेट के आगे टू लगेगा, इक्वल के आगे जो है टू नहीं लगेगा। ये जो मैंने स्टार मार्क लगाए हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले इतना ही फॉर्मूला समझ लो। तो अगर इन सेंटेंसेस को देखें, द स्टूडेंट्स स्टिल अवेट फॉर देयर रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स आज भी इंतजार कर रहे हैं अपने नतीजे का, रिजल्ट्स का। तो अवेट के बाद में फॉर आएगा क्या, नहीं आएगा। या तो यहाँ बना दो वेट फॉर, पंगे मत लो, और या फिर अगर अवेट लगाना है तो फॉर को निकाल दो। बस इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे ही द अक्यूज्ड वॉज सीकिंग फॉर अ बेल फ्रॉम द कोर्ट, अक्यूज मांग रहा था, ढूंढ रहा था, सीक फॉर कर रहा था एक बेल कोर्ट के सामने। सीक के बाद में फॉर नहीं आता, या तो फॉर को निकाल दो, और अगर सीक को निकाल सकते हो तो इसकी जगह लगा दो लुक फॉर। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है, सीक के साथ में फॉर नहीं, लुक के साथ में फॉर। वैसे ही द वेब सीरीज कंसिस्ट 2 डजन एपिसोड्स, ये जो वेब सीरीज है ये कंसिस्ट करती है, मिल करके बनी है 2 डजन एपिसोड से, 24 एपिसोड से।
अब मुझे बताओ, कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है नहीं आता? सर कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है, कंप्राइज के बाद में नहीं आता। तो यहाँ लिख दो कंप्राइजेस, या तो कंप्राइजेस, और या फिर लिख दो कंसिस्ट्स ऑफ। दोनों में से सर एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एक काम आपको करना पड़ेगा, या तो कंप्राइज लिख दो, कंप्राइज है ना, या लिख दो कंसिस्ट ऑफ। वैसे 5 and 5 इक्वल्स टू 10, 5 और 5 10 के बराबर होते हैं। इक्वल यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब फॉर्म में इक्वल कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, तो मैं लिखूंगा 5 and 5 इक्वल 10, है ना, इक्वल्स या इक्वल्स 10। चलो, अब इन तीनों पे स्टार क्यों लगाया गया, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले करवाया था। ये जो वर्ब्स हैं कोई प्रेपोजिशन अपने बाद में नहीं लेंगी, लेकिन इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेपोजिशन लेता है एडजेक्टिव फॉर्म में। कंप्राइज्ड जब एडजेक्टिव हो, अपोज्ड जब एडजेक्टिव हो, और इक्वल जो है बिना ईडी के, इक्वल खुद ही एक एडजेक्टिव हो, उस केस में इनके बाद में प्रेपोजिशन आएगी। फॉर एग्जांपल 5 and 5 आर इक्वल टू 10, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो आर आ गया ना, यहाँ पे आर आ गया ना, अब इक्वल वर्ब नहीं है, अब इक्वल एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो अपने बाद में टू लेगा। आगे बात समझ में, 5 and 5 आर इक्वल टू 10, सही है सेंटेंस। वैसे ही गवर्नमेंट्स आर अपोज टू द आइडिया ऑफ डूइंग अवे विद टैक्सेस। गवर्नमेंट अपोज टू है, गवर्नमेंट्स खिलाफ हैं, और किस आइडिया के सामने, जो है हटा देने का, टैक्सेस को, डू अवे विद करना टैक्सेस को। अपोज भी यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, यहाँ भी टू बिल्कुल ठीक है। और वैसे ही द बुक वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स, किताब कंप्राइज थी, मिल करके बनी थी 10 चैप्टर्स की। अगेन बी फैमिली की वर्ब के बाद में इज, एम आर, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कंप्राइज, एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऑफ आएगा। तो ये स्टार वालों की 3 के एक्सेप्शन है, दिमाग में बिठा लेना। चलो, अब ग्रामर बहुत सारी हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से अपने थोड़ी सी फ्लुएंसी को बनाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज के क्विज में देखोगे। आगे कह रहा है जी, गिवन द इनसफिशिएंसी ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड स्टाइपेंड्स, मैनी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन अ हरी टू कंप्लीट देयर डॉक्टरल डिग्रीज रादर देन टेकिंग द टाइम नीडेड फॉर क्वालिटी रिसर्च। कह रहा है जी, देखते हुए, और किसको, इनसफिशिएंसी को, अपर्याप्तता को, कमी को, जो है स्कॉलरशिप्स की, छात्रवृत्तियों की, वजीफे की, और स्टाइपेंड की, सरकारी वजीफे की। स्टाइपेंड का मतलब होता है सरकार की तरफ से पढ़ाई में जो पैसे की मदद है। कह रहा है इस इनसफिशिएंसी को, इस कमी को देखते हुए, और किसको देखते हुए, हुआ क्या इसको देखते हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा जल्दी में होते हैं, इन अ हरी होते हैं कंप्लीट करने को अपनी डॉक्टरल डिग्रीज को, और किसके बजाय टेक करने के टाइम को जो ज़रूरी है, नीडेड है क्वालिटी रिसर्च के अंदर। तो सरकार वजीफे बहुत कम देती है, बहुत कम लोगों को JRF SRF मिलती है, सरकारी पैसे पे PhD करवाई जाती है। इसलिए हर PhD का स्टूडेंट चाहता है मैं जल्दी से पूरी करूं, कहीं प्रोफेसर बन जाऊं। तो कैसे भी करके वो अपना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कम करके पैसे दे करके अपने जर्नल में अपनी जो रिसर्च को छपवा लेता है। मैनी स्टूडेंट्स की वर्ब है आर। फ्लोर आगे बढ़ो। कह रहा है जी, द रिमूवल ऑफ अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो इन लाइन विद ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। कह रहे जो रिमूवल है, जो हटाए देने का काम है एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट को, इस ज़रूरत भरी, कंपलसरी भरी ज़रूरत को। कह रहे ये भी जो रिमूवल है, ये भी इन लाइन विद है, अलाइंड विद है, हिसाब से है। और किसके हिसाब से है, पूरी दुनिया के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से, ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में रिसर्च होती है, वहाँ पर ये कंपल्शन नहीं है। रिमूवल की वर्ब है इज, इन लाइन विद का मतलब है हिसाब से, इसको अलाइंड विद भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू भी बोलते हैं। कह रहे जी, हाउएवर some paper publication is not mandated in most countries. It is certainly considered essential for any top researchers. कह रहे जी, हालांकि जहाँ पेपर पब्लिकेशन जो है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छपवाने का काम जो है, वो मैंडेटेड नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है ज़्यादातर देशों में, मोस्ट कंट्रीज़ में जहाँ ऐसा है, वहीं पे ज़रूर ही, निश्चित ही, सर्टेनली ही ये कंसीडर किया जाता है, ये काम माना जाता है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इसेंशियल किसी भी टॉप रिसर्चर के लिए, किसी भी इस फील्ड के लीडर के लिए। और कैसे, विद मैनी थीसिस कंसिस्टिंग इन देयर एंटायरिटी ऑफ पब्लिश्ड पेपर। और ये सारा काम होता है कई सारी थीसिस के कंसिस्ट इन करने के साथ ही, मिल करके बने होने के साथ। कंसिस्ट इन करने का मतलब है कहीं पे रिसाइड करना, किसी के अंदर मिल के बना होना। तो ये सारा काम होता है कई सारी थीसिस के रिसाइड करने के साथ, रहने के साथ, और किसमें, उनकी एंटायरिटी में, उनकी फुलनेस में, कंप्लीटनेस में, पब्लिश्ड पेपर की। तो जितने भी पेपर ये आदमी छापते हैं ना, इसमें बहुत सारी थीसिस होती है। जो टॉप रिसर्चर्स हैं दुनिया के, उनके लिए ज़रूरी नहीं है थीसिस को छापना, लेकिन वो छापते हैं और दुनिया की सबसे टॉप क्वालिटी, टॉप नॉच रिसर्च को अपने पब्लिश पेपर में इंक्लूड करते हैं। आगे बात समझ में। पब्लिकेशन इसकी वर्ब है इज नॉट मैंडेटेड, इट की वर्ब है इज कंसीडर्ड, दोनों पैसिव वॉइस में। एंटायरिटी का मतलब होता है होलनेस,
किसी चीज़ की कंप्लीटनेस, एब्सोल्यूटनेस। अच्छा, कंसिस्ट इन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रिसाइड इन करना, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में बसा हुआ होना। कंसिस्ट ऑफ भी होता है, उसका मतलब होता है मिलके बना होना। जैसे किताब मिल करके बनी है 100 पन्नों की, द बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेपर्स या 100 पीसीस ऑफ पेपर, है ना। लेकिन कंसिस्ट इन का मतलब है किसी चीज़ के अंदर मिलके बसा होना। ब्यूटी कंसिस्ट इन योर बिहेवियर, सुंदरता रहती है आपके बर्ताव में, है ना। तो कहीं कोई चीज़ रहती है ना, वहाँ पे कंसिस्ट इन नाम का फ्रेज यूज होता है। आज आपके लिए नया फ्रेज है, याद रखें इसको। थीसिस, बेसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस, जिनके लास्ट में आई एस आ रहा हो, ये सारे नाउन जब प्लूरल बनाए जाते हैं तो इनको आई एस से ई एस में बदल दिया जाता है। बेसिस मतलब एक बेसिस, बेसिस मतलब आधा, कई जो है एक से ज़्यादा बेसिस। क्राइसिस मतलब एक आपदा, एक तूफान। अगर प्लूरल बनाना है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CRISES, है ना। तो IS का ES बना दो, काम जो आपका खत्म हो जाएगा। थीसिस एक है तो IS, थीसिस कई सारी है तो थीसिस, है ना, ES के साथ। और हाइपोथेसिस अगर एक है तो एक, और अगर बहुत सारी है तो हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से चारों वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल आपको बनाना आना चाहिए। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। चलो बढ़े आगे, एक सेकेंड रुक जाओ, इनको अलाइन करते हैं अपने। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। कह रहे जी, द UGC हैज़ ऑल्सो emphasized that it would be advisable for scholars to publish papers in high quality journals for their own sake। कह रहे UGC ने इस चीज़ पे भी एम्फोसाइज किया है, इस चीज़ पे भी जोर डाला है दैट वो ये कि ये एडवाइजेबल होगा, ये एडवाइस दी जाती है, और किसके लिए, विद्वानों के लिए, कि वो पब्लिश करें अपने पेपर्स को हाई क्वालिटी जर्नल्स में, ऐसे जर्नल्स में जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और क्यों करें, फॉर देयर ऑन सेक, अपनी खुद की भलाई के लिए ऐसा करना है, अपने खुद के लिए ऐसा करना है। योर ऑन सेक मतलब खुद के लिए। कह रहे क्यों करना है ऐसा, कह रहे एज इट वुड एड सम वैल्यू टू देयर PhD फॉर एनी पोस्ट डॉक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़। कह रहे क्योंकि ये ऐड कर देगा, बढ़ा देगा वैल्यू को, कीमत को, उनकी PhD डिग्रीज़ की। और किसके लिए, कोई भी पोस्ट डॉक्टोरल अपॉर्चुनिटी के लिए, PhD करने के बाद कोई भी मौका उनको मिलता है पढ़ाने का, लिखाने का, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर ये काम आएगा। आगे बात समझ में। UGC की वर्ब है ऑल्सो एम्फसाइज्ड, इट की वर्ब है वुड बी, इट की वर्ब है वुड एट। ऑन है ना, ऑन, इससे पहले हमेशा पॉजेसिव लगेगा। माई ऑन, योर ऑन, हर ऑन, हिज ऑन, है ना, देयर ऑन, इट्स ऑन, इस तरीके से हमेशा पॉजेसिव लगाना पड़ेगा। तो देयर ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द रेगुलेटर होप्स दैट बाय रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इट कैन हेल्प क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च। कह रहे जो रेगुलेटर है, जो UGC है, ऐसी आशा करता है। और कैसी, दैट वो ये कि अगर रिमूव कर दिया, बाय रिमूविंग, रिमूव किए जाने के बाद में इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को, अब ये मदद कर सकता है और किस चीज़ को, क्रिएट करने में एक और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल, कंड्यूसिव या हेल्पफुल एटमॉस्फेयर, एक और ज़्यादा अच्छा वातावरण। और किसके लिए, सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च के लिए, ऐसी रिसर्च जो आप खुद से करते हैं, खुद से मोटिवेशन लेके। और किसके द्वारा, स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, हमारे देश के शिक्षकों, और यूनिवर्सिटी मतलब शिक्षक ही हो गए ना, पूरी की पूरी विश्वविद्यालय, स्टूडेंट्स मतलब छात्रों के द्वारा। कह रहा एज इज फाउंड इन द IITs विच डू नॉट हैव सच अ रिक्वायरमेंट। कह रहे जैसा कि पाया भी जाता है, जैसा कि ये केस है भी ऑलरेडी हमारी IITs में, जो कि नहीं रखती हैं ऐसी किसी रिक्वायरमेंट को, ऐसी किसी कंडीशन को। तो यही लगता है रेगुलेटर को, UGC को, कि IIT में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है छापने की, तो वहाँ पे जो भी छपता है बड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, तो हम सबका ही एक रिक्वायरमेंट निकाल देते हैं। तो अब PhD में जो भी थीसिस लिखी जाएगी, बड़ी क्वालिटी की, शानदार, मजबूत रिसर्च होगी, है ना। ऐसा इनको लगता है कि इट विल क्रिएट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च। सिंपल सेंटेंस है, एज की वर्ब इज फाउंड, विच की वर्ब डजंट डू नॉट हैव, रेगुलेटर की वर्ब है होप्स। कंड्यूसिव, इंस्ट्रूमेंटल, हेल्पिंग, याद है ना, किसी चीज़ के लिए अगर कोई दूसरी चीज़ हेल्पफुल हो तो वो उसके लिए कंड्यूसिव भी कहलाती है। तो ये वर्ड आपको ऑलरेडी करवाया जा चुका है। आगे कह रहा है जी, द रिमूवल ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स। अब बुराइयां बताने से पहले एक अच्छाई और बताएगा आपको। कह रहे हैं जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का रिमूवल है, ये जो गलत चीज़ों में, गलत मैगजीन्स में छपवाने की जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो हटाए जाने का काम है। कह रहे साथ ही एक्नॉलेजमेंट है इस चीज़ की। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का संज्ञान लेना, किसी चीज़ को मान लेना। तो ये एक मान लेने का काम है, और मानना है उस डाइवर्सिटी को, विविधता को, जो है एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, जो है शिक्षा के क्षेत्र के अलग अलग विषयों में। अब कैसे, सेमीकोलन लगा के आपको बता रहा है।
कह रहे जी इन सम ब्रांचेज ऑफ द ह्यूमैनिटीज द पब्लिकेशन ऑफ अ मोनोग्राफ इज अ मोर एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एकेडमिक पीयर्स देन जर्नल पेपर्स। कह रहे कुछ ब्रांचेज में, कुछ शाखाओं में ह्यूमैनिटीज़ की, ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमन से जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, कह रहा है ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई कुछ ब्रांचेज में अगर आप पब्लिकेशन करवाते हो एक मोनोग्राफ का, मोनोग्राफ होता है एक डिटेल्ड ऐसे एक मोनो टॉपिक पे, एक बहुत ही नैरो से प्रिसाइज टॉपिक के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च। कह रहा है जो छोटे छोटे टॉपिक पे बड़ी बड़ी रिसर्च होती है ना, मोनोग्राफ, ये ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है, ज़्यादा माना जाने वाला तरीका है कम्युनिकेट करने का, सबको दिखाने का या बताने का, और किसके साथ में, अपने एकेडमिक पीयर्स के साथ में, अपने बराबरी के दूसरे रिसर्चर्स के साथ में कम्युनिकेट करने का, और बजाय किसके, इट इज़ मोर एक्सेप्टेड देन जर्नल पेपर्स, बजाय जर्नल के पेपर्स के। अब आगे कैसे कह रहा है, कोमा लगा के, वाइल टॉप कंप्यूटर साइंस रिसर्चर्स में वैल्यू कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस ओवर जर्नल पब्लिकेशंस। कह रहे जबकि जो सबसे बड़े टॉप के कंप्यूटर साइंस के जो रिसर्चर्स हैं वो हो सकता है वैल्यू करें एक कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन को, जहां पे आप उनको बुलाएंगे और कंप्यूटर पे कॉन्फ्रेंस देंगे, और किसके बजाय एक जर्नल पेपर के। तो ये जर्नल की जो रिक्वायरमेंट थी, जर्नल के अंदर मैगजीन में छपवाने का काम है, ये सब जो है फील्ड्स के अंदर, शिक्षा के एकेडमिक फील्ड में, डिसिप्लिन में वैसे भी सही नहीं था। रिमूवल की वर्ब है इस, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, किसी चीज़ के अंदर वैरायटी। पब्लिकेशन ऑफ ए मोनोग्राफ की वर्ब है इज, मोनोग्राफ आपको बता दिया एक डिटेल्ड एसे ऑन अ वेरी नैरो और प्रिसाइज टॉपिक। कंप्यूटर रिसर्चर्स की वर्ब है में वैल्यू। चलो और क्या कह रहा है जी, और कह रहा है जी पेटेंट्स ऑब्टेन्ड आर ऑल्सो सीन एज अ बेटर इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन सम डिसिप्लिन्स। कह रहा है अगर जब पेटेंट्स को ऑब्टेन कर लेते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर कहीं बना लेते हो, कोई नई चीज़ की इजाद कर लेते हो, तो कह रहा है इस पेटेंट को भी देखा जाता है एक बेटर इंडिकेशन के तौर पे, बेटर संकेत के तौर पे आपकी रिसर्च की क्वालिटी का, किसी किसी डिसिप्लिन में, किसी किसी विषय में। तो रिसर्च करोगे, छपवाओगे, उससे अच्छा कुछ बना के दिखा दो नया, और उसको सरकार के सामने पेटेंट करवा लो, तो अपने आप ही पता लग जाएगा आपके आसपास वालों को, दूसरे साइंटिस्ट को, कि आप कितने बड़े रिसर्चर हो, कि आप खुद ही खुद से नया बना करके सरकार के सामने रजिस्टर करवा रहे हो, तो आप कहीं पहुंची हुई चीज़ हो, है ना। पेटेंट्स की वर्ब है आर सीन पैसिव वॉइस में। सिंपल आर्टिकल है, सिंपल सेंटेंसेज हैं ये। आगे कह रहा है जी रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट विल दस अलाउ फॉर मोर इनोवेशन। कह रहा है इस प्रकार से जो रिमूव करने का काम था, हटा देने का काम था, इस बिना बात की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को, कह रहा है ये अलाउ फॉर करेगा, विल दस अलाउ फॉर, दस का मतलब है हैंस या इस प्रकार से, कह रहा है इस प्रकार से ये इजाज़त देगा, अलाउ फॉर करेगा और ज़्यादा इनोवेशन की, और ज़्यादा नवीनीकरण की। इनोवेशन आप जानते हैं, कुछ नया इजाद करना, है ना, कुछ डिस्कवरी करना, कुछ इन्वेंशन करना, कुछ नया लेकर के आना, तो इस तरीके से नया लाने का मौका मिलेगा। कह रहा है देयर इज हाउएवर सम concern that the removal of mandatory requirements will result in a further dilution of quality। कह रहे लेकिन थोड़ा कंसर्न भी है, कंसर्न को यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन माना गया, वैसे काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, सम लगाया गया इसके आगे। कह रहे थोड़ी चिंता भी है हालांकि इस बारे में, दैट वो ये कि हटा देने का काम है इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को, जो ये रिजल्ट इन होगा, ये परिणाम होगा, इसका नतीजा निकलेगा और आगे और फर्दर डाइल्यूशन ऑफ क्वालिटी में, क्वालिटी की कमी में। डाइल्यूशन याद है ना, दूध में पानी मिला दिया, दूध की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, रिसर्च के अंदर ये रिक्वायरमेंट हटा दी, अब रिसर्च की कंसंट्रेशन भी डाइल्यूट हो जाएगी। ऐसे कुछ कंसर्न्स भी हैं। अच्छा ऐसा क्यों है? कह रहा है एज द वर्थ ऑफ अ रिसर्चर एंड अ यूनिवर्सिटी इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड एंड साइटेड। कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि जो कीमत है, जो वर्थ है एक रिसर्चर की और एक यूनिवर्सिटी की, ये जज की जाती है इस बेसिस पे, इस आधार पे जो है पेपर पब्लिश होने का और उनके साइट होने का, उनके वहाँ पे कितने पेपर पब्लिश हुए हैं और उनके पेपर की का हवाला कितनी जगह दिया गया है, उनके पेपर को कितना अच्छा या बुरा बताया गया है, साइट किया गया है। और कह रहा है विद फंडिंग ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सच बेंचमार्क्स। कह रहे साथ ही फंडिंग के भी डिपेंड होने के साथ ही, आधारित होने के साथ ही इन्हीं बेंचमार्क्स पे, इन्हीं के सभी स्टैंडर्ड्स पे। तो अगर आप रिसर्चेज बंद करवा दोगे, अब मैंडेटरी नहीं होगी, तो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहाँ पे सब नालायक पढ़ेंगे, कोई रिसर्च नहीं करेगा, तो उस यूनिवर्सिटी को तो फंड मिलना ही बंद हो जाएगा, उसके पास पेपर ही नहीं होंगे कुछ पब्लिश करने के लिए। तो ऐसा कंसर्न भी कभी कभी लगता है। कंसर्न की वर्ब है इज, रिमूवल की वर्ब है विल रिजल्ट, वर्थ की वर्ब है वर्थ की वर्ब है इज जस्ट, वर्थ ऑफ ए रिसर्चर एंड अ यूनिवर्सिटी,
तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में सब्जेक्ट आपका वर्थ ही है। वर्थ का मतलब है वैल्यू या किसी की कीमत। साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को हवाला देना। आपने रिसर्च की, 20 साल बाद दूसरा एक आदमी रिसर्च कर रहा है और आपकी रिसर्च का हवाला देके बता रहा है कि मिस्टर सो एंड सो ने पहले ये ढूंढा था, खोजा था, अब आगे का मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो रिसर्च साइट होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी शोधकर्ता के लिए। चलिए, डिपेंड, डिपेंडेंट, रिलाई, रिलाइड, हिंज, हिंज्ड, ये पांचों छह वर्ड्स एडजेक्टिव फॉर्म में चाहे वर्ब फॉर्म में ऑन या अपॉन लेंगे अपने बाद। डिपेंड एट नहीं होता, डिपेंडेंट एट नहीं होता, रिलाई या रिलाइड एट नहीं होता, ऑन या अपॉन। अपॉन भी सही है, ऑन भी सही है, याद रखना इन वर्ड्स के बाद में एट कभी भी नहीं लगाना, फिक्स प्रीपोजिशन है। और क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू पब्लिश इन रेप्यूटेड जर्नल्स even without a mandatory requirement from now puts the onus on university research advisory councils and doctoral supervisors to up their game। कह रहे जी एनकरेज करना स्टूडेंट्स को, बढ़ावा देना, और किस चीज़ का, कि वो पब्लिश करें। और कहाँ पब्लिश करें, अच्छे अच्छे साइंस के मैगजीन्स में अपनी रिसर्च को। और कब करें, यहाँ तक कि बिना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के, इवन विदाउट अ रिक्वायरमेंट। और कब से, फ्रॉम नाउ, अब से। कह रहा है अब से ये जो काम है ना इनकरेज करने का, ये पुट कर देता है सारा ऑनस, सारी जिम्मेदारी, ऑनस याद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन प्लस में अस, और किस पे, यूनिवर्सिटी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल पे। हर यूनिवर्सिटी की रिसर्च को बढ़ावा देने वाली एक काउंसिल होती है, समिति होती है, उस पर। और डॉक्टरल सुपरवाइजर्स पे, ऐसे लोग जो नए पीएचडी होल्डर्स के मेंटोर होते हैं, सुपरवाइज करते हैं उनकी पूरी पीएचडी को। अब सारी जिम्मेदारी इन लोगों पे आ गई है, ये कैसे बच्चों को एनकरेज करके उनसे अच्छी अच्छी रिसर्च करवाएंगे, क्योंकि अब रिसर्च करना बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। एनकरेज की वर्ब है पुट्स, टू एनकरेज यहाँ पे इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट बना हुआ है, टू एनकरेज पुट्स द ऑनस। ऑनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, अकाउंटेबिलिटी, एनकम्बरेंस, इसके सब सिनोनिम्स हैं जिम्मेदारी के। चलो लास्ट सेंटेंस है, अब इसमें एडवाइस मिलेगी। कह रहा है गिवन दैट अ रीजन स्टूडेंट रश टू पब्लिश इज द नीड टू क्विकली कंप्लीट देयर पीएचडीज ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। बहुत ही अजीब सा सेंटेंस है, समझने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। कह रहा है जी गिवन दैट, इस चीज़ को देखते हुए, कह रहा है एक रीज़न जो है जिसको स्टूडेंट्स रश करते हैं पब्लिश करने के लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है हड़बड़ी करते हैं अपनी रिसर्च को छपवाने की। कह रहा है वो रीज़न इज़, वो है, वो नीड, वो ज़रूरत फटाफट से कंप्लीट करने की अपनी पीएचडी की डिग्री को। और क्यों, अपने फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से। कह रहे जी देखते हुए इस चीज़ को कि एक रीज़न तो यही है बच्चों का फर्जी काम करके अपनी रिसर्च को, पीएचडी को पूरा करना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते ढंग से पीएचडी करने के। कह रहा है देखते हुए इसको हुआ क्या, हुआ ये कि हायर लेवल्स ऑफ फंडिंग आर अर्जेंटली नीडेड टू इंश्योर दैट द यूजीसीज मूव डज नॉट बैकफायर। अच्छे हायर लेवल जो हैं फंडिंग के, उनकी अर्जेंटली है ज़रूरत, आर नीडेड। और क्यों ज़रूरत है, ताकि इंश्योर किया जा सके, पक्का किया जा सके कि यूजीसी की जो हरकत है, जो मूव है, ये बैकफायर नहीं करे। बैकफायर करने का मतलब होता है आत्मघात करना, अपना ही नुकसान कर देना, हिट बैक करना, फायर बैक करना। आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट्स इसीलिए सब ये 400 बीसी करते हैं, पीएचडी वाले उल्टे सीधे काम इसलिए करते हैं क्योंकि पैसे की तंगी होती है इनके पास। ये 2-2, 3-3 साल रिसर्च करके खूब पैसा बहा के पीएचडी नहीं कर सकते। तो अब एक ही काम करना है आपको, फंडिंग लेकर के आओ इस फील्ड में, ताकि बच्चों को ऐसे गलत काम ना करने पड़े और इस मूव की वजह से कहीं ऐसा ना हो रिसर्च बिल्कुल ही बंद हो जाए इंडिया में। रीज़न की वर्ब है इज़, ये सेंटेंस ऐसा बना हुआ है, रीज़न बिकॉज ऑफ स्टूडेंट रश टू पब्लिश इज़, यहाँ पे बीच में बिकॉज ऑफ आना चाहिए, है ना। रीज़न की वर्ब है इज़, स्टूडेंट्स की वर्ब है रश, रश का मतलब है हड़बड़ी करना। हायर लेवल्स की वर्ब है आर, मूव की वर्ब है डज नॉट बैकफायर। कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन, आपकी समझ गए ना, बाधाएं, वो होती हैं आपकी कंस्ट्रेंट्स। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को यहीं पे। बहुत मुश्किल भी नहीं था, लेकिन बहुत आसान आर्टिकल भी नहीं था, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव जरूर था, है ना। अब इसके ऊपर आपको कुछ ऐसे लिखना हो कि थीसिस रिसर्च क्या होती है, थोड़ा बहुत आप लिख भी पाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मोटिवेशन नहीं है यूजीसी के मैंडेटरी थीसिस को हटाए दिए जाने के लिए, या मैंडेटरी पब्लिकेशन लिख देता हूँ, मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च, है ना। तो मैंडेटरी पब्लिकेशन को हटाए जाने के लिए इनमें से कौन सी एक मोटिवेशन नहीं था यूजीसी का। आपको लगता है ए नहीं था तो ए का आपका आंसर है, बी नहीं था तो बी आपका आंसर है, सी नहीं था तो सी आपका आंसर है, और आपको लगता है कि सारे के सारे हैं तो डी आपका आंसर बन जाएगा, नन ऑफ द ऑप्शंस। अब मैं बताऊंगा नहीं, खुद से आपको करना है। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर रखा है, वहां से मैच करना है। सेकंड वाले को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इनोवेटिव वे ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च, इनमें से कौन सा जो तरीका है और ज़्यादा इनोवेटिव तरीका है रिसर्च को पब्लिश करने का। अब देख लो कौन कौन से तरीके हैं, ए बी सी डी। अगर एक से ज़्यादा आपको आंसर मिले तो ई आपका आंसर बन जाएगा, मोर देन वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स।
तो ये हो सकता है आपका आंसर हो सकता है ये आपका आंसर हो सकता है ये भी हो, है ना। तो देख लेना, सबके नाम आर्टिकल में आए हैं, वहीं से आपको देख के बताना है। अब ये फर्स्ट और सेकंड हो गए कॉम्प्रिहेंशन के। नीचे फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे दोनों के आंसर रखे हुए हैं। अब थर्ड वाले को देख लो, इसमें कह रहा है जी ऑनर्स वर्ड का सिनोनिम क्या होता है। तो ये वर्ड आपको ब्रेक करके बताया, इसका आंसर निकाल लो। चौथे और पांचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स कहाँ मिलेंगी आपको आइडिया दे देता हूँ। पहली एरर्स इसके आसपास मिलेगी, दूसरी एरर हो सकता है आपको यहाँ मिल जाए, ढूंढो, है ना, फिर इस हिसाब से निकाल लो। 6वें 7वें 8वें में 3 वर्ड्स का प्लूरल आपको बनाने के लिए दिया गया है, इक्विपमेंट, थीसिस और रिसर्च का। तो ये 3 क्वेश्चंस है, अगर प्लूरल बना सकते हो तो प्लूरल बना दो, और अगर नहीं बना सकते, आपको पता है कि नहीं बनता, तो लिख दो प्लूरल इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस वर्ड। चलिए 8 क्वेश्चंस के रिप्लाई इसी वीडियो के नीचे इन द फर्स्ट कमेंट जाके चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है 3 सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो। जरूर से एक लाइक देना वीडियो को, इस क्लास को, ताकि ये और स्टूडेंट्स तक रीच कर सके। लाइक करते हो तो यूट्यूब को पता लगता है इस क्लास में कुछ वर्थ है पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।